जैसा कि हमने मूल्यांकन कर चुके हैं हम उग्रवाद का और उदारवाद का। एक प्रश्न और आता है आपका, पूछा जाता है और पूछा भी गया है, 150 शब्दों तक भी आ जाता है और कई बार छोटे प्रश्नों के रूप में भी वो आ जाता है कि उग्रवाद और उदारवाद में क्या अंतर है। उग्रवाद और उदारवाद में जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं इससे आपको बताना चाहूँ तो आप बड़ी आसानी से उसको समझ सकेंगे, ठीक है। और अगर मैं इस पर एक बेल बना दूँ या ये बेल मैं इसको इस तरह से कर दूँ, ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये भारत और ये जो बेल है ये ब्रिटिश शासन है। किसके अनुसार? उग्रवादियों के अनुसार। दूसरी ओर अगर मैं देखूं, ये भारत और ये है ब्रिटिश सरकार या किसके अनुसार? उदारवादियों के अनुसार। तो सीधा सीधा आप खुद समझ सकते हैं, अगर मैं इसको कह दूं अमर बेल और इसको कोई भी पेड़ का नाम हम दे सकते हैं। तो आप देखिए सीधी सी बात है, विचारधारा में अंतर इसीलिए है इनमें क्योंकि आप देखें अगर हम भारत को पेड़ मान रहे हैं तो उग्रवादी किसी भी तौर पर ये तय नहीं करेंगे, ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो बेल है वह किस पर निर्भर करती है? इस पर। कभी ये इतनी विशाल हो जाएगी, इतनी विशाल हो जाएगी कि ये इस पेड़ को पूरा ढक लेगी और ये पेड़ कहीं दिखाई नहीं देगा। पेड़ का अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो जाएगा। पेड़ से सब कुछ ले रही है लेकिन एक दिन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि यह इस पेड़ को खा जाएगी, समाप्त कर देगी, नष्ट कर देगी। तो ऐसा ही उग्रवादी मानते हैं कि जो ब्रिटिश शासन है हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये इस बेल की तरह ही है जो पूरे भारत को नष्ट कर सकता है, पूरे भारत को खा सकता है या भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर सकता है, आर्थिक आधार पर खोखला कर रहा है। ऐसा इन उग्रवादियों का मानना है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये जो उदारवादी हैं ये मानते हैं कि ये जो पेड़ है, ये जो बेल है, ठीक है, यह बेल भारत है और इस पेड़ का जीवित रहना जरूरी है। ये ब्रिटिश सरकार हमारे लिए इतनी सहयोगी है कि ये इस बेल को फैलने फूलने के लिए जिस तरह ये पेड़ चाहिए उसी तरह इनका मानना है कि भारत को फलने फूलने के लिए इस पेड़ की आवश्यकता है, जबकि वाकई में सच्चाई ये नहीं है। आज भी हम जीवित हैं और अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और आज भी भारत कभी छठे, कभी सातवें, कभी 5वें नंबर पर आता है आर्थिक स्तर पर। तो भारत पहले भी था, भारत ब्रिटिश शासन के दौरान भी रहा है और भारत ब्रिटिश शासन के बाद भी है। तो कहीं ना कहीं उदारवादियों की जो मानसिकता थी ये गलत सिद्ध होती है। लेकिन हमें विवाद इतना ही देखना है कि ये और ये किस तरह से एक दूसरे का विरोध करते हैं या किस तरह से भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन को आवश्यक मानते हैं। तो अगर ये पेड़ रहेगा तो ही ये बेल रहेगी, ऐसा मानते हैं उदारवादी, यानी ये पेड़ रहना जरूरी है अगर भारत रूपी बेल को बढ़ना है तो। वहीं उग्रवादी ये मानते हैं कि जब तक ये बेल रहेगी या ये पेड़ को खोखला करती रहेगी, इसलिए इस पेड़ को जितना अच्छे से डेवलप होना है या इस भारत को जितने अच्छे तरीके से डेवलप होना है, तो ये जो अमर बेल जैसी जो ब्रिटिश सरकार है इसको तुरंत भारत से हटाया जाना चाहिए। ये बेसिक इनमें अंतर है, इनकी सोच का जो अंतर है वो यही है। आगे देखिए आप, तो आगे जब हम इनका अंतर करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये जो मैं इसी क्रम में आपको लिखवाने वाला हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाए और जो आपके प्रश्न आता है वो बिल्कुल 100% राइट हो जाए। तो मैं बीच में लिख रहा हूँ, एक तो है साधन, साधन को लेकर अंतर आएगा, ठीक है। एक आएगा सहयोग, समर्थन, शिक्षा पद्धति, तो ये मुख्य 4 आधारों पर हम अंतर करेंगे और ध्यान आ जाएगा और लिख लेंगे। तो साधन सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि साधन ये किस तरह, आपको याद आ जाना चाहिए, इनके साधन थे कानूनी या विधिक। यानी ये कानून सम्मत साधनों के आधार पर, कानून सम्मत, ठीक है, साधनों के आधार पर
ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे या कानूनी के अंतर्गत ही उनका विरोध करते थे। यानी गैर कानूनी या बहुत उत्तेजक या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव साधनों का प्रयोग नहीं करते थे। जबकि ये, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, उदारवादी और उग्रवादी, जैसा नाम से स्पष्ट है, तो उग्रवादी प्रत्यक्ष तौर पर खुलेआम सरकार की आलोचना करते थे और इनके साधन थे स्वदेशी, राष्ट्रभाषा, बहिष्कार आदि उग्रवादियों के साधन थे, जो कि स्पष्ट रूप से सरकार का विरोध प्रकट करते थे। ठीक है, ये शांतिपूर्ण साधनों में बिलीव करते थे। स्वदेशी, राष्ट्रभाषा, बहिष्कार आदि चीज़ों का प्रयोग प्रारंभिक उदारवादियों के द्वारा नहीं किया गया, यानी प्रारंभ में कभी भी ऐसा नहीं किया गया। दूसरा देखें, सहयोग। इन्हें अंग्रेजी सरकार और सांसदों का समर्थन प्राप्त था, यानी भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ ब्रिटेन में भी इनको समर्थन प्राप्त था, सरकार का भी और इनके सांसदों का। जबकि ठीक है, जबकि उग्रवादियों को इस प्रकार का कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। ब्रिटिश समर्थन की बात कर रहा हूं मैं, समर्थन प्राप्त नहीं था। इन्होंने सहयोग प्राप्त नहीं था। ठीक है ना, सहयोग की बात करें तो सहयोग प्राप्त नहीं था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा कि ब्रिटेन का कोई सहयोग इन्हें इतना प्राप्त नहीं था। ठीक है, समर्थन, ये भारतीय पद्धति का समर्थन करते थे। भारतीय शिक्षा, चाहे शिक्षा हो, संस्कृति हो, भारतीय विचारधारा हो, उसका समर्थन करते थे उग्रवादी। ठीक है, यानी और जबकि ये समर्थन करते थे ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे खुलेआम। जबकि उग्रवादी किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं करते थे। अब शिक्षा पद्धति की बात कर लें। भारत की शिक्षा पद्धति मैकाले के द्वारा निर्धारित की गई। जिसने कि अंग्रेज बाबू तो तैयार कर दिए, लेकिन नैतिक शिक्षा किसी भी प्रकार की नहीं मिल पाती थी, संस्कारों वाली शिक्षा नहीं थी, बस बाबू तैयार करने के काम आती थी। इसीलिए उग्रवादी इस शिक्षा पद्धति का विरोध करते थे। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें नैतिक शिक्षा हो, संस्कार मिले, राष्ट्रवाद को पढ़ाया जाए, स्वदेशी के बारे में बताया जाए, ऐसा कुछ प्रचार किया जाए। ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे। हालांकि आर्य समाज ने ऐसा प्रयास किया और भी कई समाजों ने प्रयास किया, जिसके आधार पर हमें अच्छी शिक्षा, हमें राष्ट्रवादी शिक्षा मिले, हमें अपने राष्ट्र से संबंधित शिक्षा मिले। आप खुद जान सकते हैं कितनी ज़रूरी है। आज हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं तो वो उस मातृभाषा को लेकर हुए हैं। आज की शिक्षा नीति में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, ऐसे सुधार किए गए। आगे देखिए आप, एक और है संस्कृति। आप खुद जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो उदारवादी हैं
कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, इसको याद रखें आप। उदारवादी अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे। और वो ऐसा अपने जीवन में भी काम लेते थे। यानी जैसा वो आचरण अंग्रेजों को देखते थे, उससे प्रभावित होते थे, उसको अपने सामाजिक जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। और जबकि उग्रवादी ऐसा कोई दिखावा नहीं करते थे। उग्रवादी पूर्णतः भारतीय या वैदिक संस्कृति के समर्थक थे। वैदिक भारतीय संस्कृति के समर्थक थे। उस समय सब अपनी अपनी क्षेत्रीय वेशभूषा धारण करते थे, जो भी उग्रवादी थे। जो उग्रवादी नहीं थे, उदारवादी थे, वह टाई बेल्ट जो भी है वो अपनी अंग्रेज संस्कृति के अनुसार वेशभूषा, भोजन, बोलचाल, भाषा का प्रयोग करते थे। और जो उग्रवादी थे वो अपनी भारतीय संस्कृति अनुरूप अपने धर्म विशेष या जाति विशेष या क्षेत्र विशेष के अनुसार जो वेशभूषा या खान पान था उसका आचरण करते थे। तो ये जो मेन अंतर है पांचों, ये आपके काम आए। स्वदेशी, एक और लिख दें हम, ये साधन, सहयोग, समर्थन, शिक्षापति, संस्कृति, और एक स्वदेशी। अभी मैं आपको बताऊं स्वदेशी मैंने आपको एक दिन एक टास्क दिया था, याद करने के लिए कोई चीज़ दी थी। स्वदेशी आंदोलन में बहुत गजब की वृद्धि कब हुई, कब लोगों ने स्वदेशी को अपनाना है, स्वदेशी के प्रति बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ कब किस रूप में आया, एक बार फिर बता देता हूँ। 1905 में, यानी 1905 में बंगाल विभाजन ने स्वदेशी को बढ़ावा देने का काम, यहाँ याद रखें आप, इसको फिर लिख देता हूँ मैं, भंग या बंग विभाजन, बंगाल का विभाजन। इस बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन बड़ी संख्या में बढ़ावा दिया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन के बाद उदारवादियों ने स्वदेशी को या स्वदेशी की मांग सीमित कर दी थी, यानी वो स्वदेशी को बढ़ावा नहीं देते थे बंगाल विभाजन के बाद से। ठीक है, यानी वो ज़्यादा इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं स्वदेशी का, उदारवादी 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। जबकि उग्रवादियों ने इसे ब्रिटिश सरकार के विरोध का एक प्रबल हथियार बना लिया। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी खान पान को बढ़ावा देने लगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है उग्रवादियों में उदारवादियों में, इसका प्रश्न आता है, अच्छे से करें और पढ़ें आप इनको। और आप भी लिख सकते हैं, जितना आप अध्ययन करें, जितना आप स्टडी करेंगे, उसके बाद जो आपको पॉइंट और निकल के आते हैं आप उनको भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस कोशिश कीजिए कि एक नया मेथड है, नया तरीका है, आप लोगों के लिए भी नया है, कॉलेज के लिए भी नया है, तो आप इसको थोड़े समय के लिए कंटिन्यूस पढ़ें, समझ दबाव पढ़ें, समझें। ऐसा नहीं भाई कोई भी नई चीज़ है उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। कॉलेज खुल जाए, अच्छा है, ऑफलाइन शुरू हो जाए, हमारी उम्मीद है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो तब तक आप इस मेथड को पकड़ के रखिए, क्योंकि ज़रूरी है पढ़ना। कैसे पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, क्या पढ़ना है और पढ़ना है ये कंटिन्यूस रखें। ज़रूरी नहीं ऑफलाइन ही आप पढ़ पाएँ, ऑफलाइन पढ़ लेंगे बहुत अच्छी बात है, सब ऑफलाइन पढ़ने, हमारी हैबिट ऐसी है। लेकिन शायद उससे पहले इस तरह क्लासें नहीं लगा करती थी, प्रकृति के सानिध्य में पढ़ा करते थे, गवर्नमेंट स्कूल जो पढ़ गए हैं, तो उनके लिए उनके बेटर पोजीशन में आ जा, और उससे बेटर पोजीशन ऑनलाइन पे पढ़ जाए।
तो कोशिश कीजिए, हैबिट डालिए, शुरू में 10 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, आधा घंटा देखिए, सुनिए। पहले सुनना लिखना दोनों करना होता था, सुनना है पहले तो। आप सुनिए, अच्छा लगेगा, पढ़िए, थोड़े दिन बाद हैबिट होगी तो फिर समझ में आएगा। याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, पुराना वीडियो कभी भी उठाकर आप देख सकते हैं, और काम करते करते भी देख सकते हैं, इसलिए बेनिफिट है। देखेंगे, अब आगे हम गांधी जी का योगदान पढ़ेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। हैव ए नाइस डे, गुड डे, कीप कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू।